नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और ख़ास कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं। बच्चों के भविष्य की बात हम कर रहे हैं। सही इन्वेस्ट तो फ्यूचर बेस्ट, और फ्यूचर हमारे बच्चों का। देखिए, जीवन के अगर आप मोटे मोटे मकसद खोजेंगे तो उसमें एक सबसे बड़ा मकसद आप पाएंगे, वो है बच्चा। बच्चा यानी बच्चे का भविष्य। हम जिस तरीके से रह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा उससे अच्छा भविष्य देखे, उससे अच्छा जीवन देखे। तो इसके लिए बाकी कई चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। पैसा सब कुछ नहीं होता है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो करनी है अगर आपको, तो उसमें सबसे ज़्यादा मदद अगर कोई चीज़ कर सकती है तो वो है पैसा। तो इसलिए बच्चों के भविष्य को देखते हुए आप कैसे बचत करें और उस बचत को कैसे निवेश करें, कहाँ निवेश करें, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। एक एक्सपर्ट हैं हमारे साथ इस पूरे मामले को समझाने के लिए। पीवी इन्वेस्टमेंट्स की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं पूजा भिंडे जी। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही हमने प्यारा लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रखा है। बच्चों की जब बात आती है तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि भाई बच्चे हेल्दी हों, फिर हम सोचते हैं कि अच्छा पढ़ें, फिर हम सोचते हैं उनका करियर अच्छा हो, और फिर हम सोचते हैं कि उनकी शादी ब्याह उनका जो है वो हो जाए। यहाँ तक एक भारतीय पेरेंट की नज़र जाती है। तो आप ये बताइए कि बच्चे की फाइनेंशियल प्लानिंग जब वो छोटा है, पैदा हुआ, कब से करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, और बेसिक फंडामेंटल्स उसके क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच मनोज जी। एंड बहुत ही अच्छी बात है जब आप कह रहे थे कि बच्चे जो हैं वो एक्चुअली हमारा भी फ्यूचर है, हमारे देश का फ्यूचर है। और जब आज हम उनकी बात कर रहे हैं, हम एक्चुअली अपने देश के फ्यूचर की बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से। एंड आजकल के बच्चों में और पहले के बच्चों में मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा फ़र्क है मनोज जी। चाहे आप उनके हैबिट्स को देख लें, चाहे आप उनकी सोच को देख लें, या चाहे आप उनकी पिकअप कैपेसिटी को देख लें। मीनिंग आजकल के जो बच्चे हैं, जो हम एक्चुअली जो जेनज़ीज़ भी कहते हैं, वो इतने फास्ट हैं, इतने मतलब अवेयर हैं। आई थिंक कहीं न कहीं सोशल मीडिया की वजह से इन्हें सब कुछ पता है, या इन्हें सब कुछ जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। लेकिन फाइनेंस जो है ना, मेरे हिसाब से अब धीरे-धीरे बच्चों को भी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें कि आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी क्या है। मेरे हिसाब से हर घर बच्चा ये सारे शब्दों के बारे में ऑलरेडी सुन रहा होगा। सो सबसे पहले हम उसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा शुरुआत में मैं ऐसे कहना चाहूँगी कि सबसे पहले शुरुआत ना मनोज जी घर से होती है। घर से मतलब आपके माँ-बाप से, आपके फैमिली बिहेवियर से, मनी बिहेवियर से मैं कहूँगी। क्या होता है, जो माँ-बाप हैं वो इतने बिज़ी हैं अपनी लाइफ में, अपने काम-काज में, कि बच्चों के साथ उन्हें समय बहुत कम मिलता है। और जितना समय मिलता है शायद वो समय वो यूटिलाइज़ करते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने में, घूमने में, या उनकी जस्ट पढ़ाई किस तरीके से चल रही है। लेकिन शायद हम कहीं न कहीं वो समय मिस कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, जहाँ हम उन्हें फाइनेंशियल वैल्यूज़ दे सकें या मनी वैल्यूज़ दे सकें। हम सबने कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी अगर हम देखें, हमारे पेरेंट्स जो थे, हमारी मॉम्स जो थी, वो हाउसवाइफ्स थी। तो वो किस तरीके से बचाती थी, वो किस तरीके से घर चलाती थी, हमने वो देखा हुआ है। हर बात हम सीखते नहीं हैं, या हमें कोई बोलता नहीं है, हम देख के सीखते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे देखेंगे किसको, क्योंकि आपके माँ-बाप दोनों ही शायद घर में नहीं है, दोनों ही बाहर जा रहे हैं। सो यहाँ पे मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कहना चाहूँगी मनोज जी, कि घर में जब फैमिली एक साथ होती है, तब डिनर टेबल पे, या तो फिर आप कभी वेकेशन पे हैं, आप प्लीज़ अपने बच्चों के साथ अपनी मनी बिहेवियर्स के बारे में, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, या कैपेसिटी के बारे में, या आपकी जो प्लानिंग है कि आपके घर अगर लोन पे है, आपकी घर पे ईएमआई चल रही है, आपकी गाड़ी क्या है, किस तरीके से आपके कितने इन्वेस्टमेंट्स है,
कैसे-कैसे तरीके के इन्वेस्टमेंट्स हैं, बेसिक डिस्कशन बच्चों के साथ मेरे हिसाब से करना बहुत ज़रूरी है। जी, यहाँ से शुरुआत आप तो एक टैबू तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। आप समझिए भारतीय परिवारों में अगर पैसे वगैरह की बात होती है तो बच्चों को हटा देते हैं और बच्चे अगर कोई पैसे की बात करते हैं तो कहते हैं कि तू बच्चा है, पैसे से तेरा क्या लेना देना। बच्चे को पैसे की बात में शामिल ही नहीं करते और आप कह रहे हैं कि नहीं शामिल करना चाहिए। जी, बिल्कुल करना चाहिए मनोज जी, क्योंकि बच्चा अगर पेरेंट्स से नहीं सीखेगा ना, तो आज के बच्चे है ना वैसे भी सोशल मीडिया से सीखते हैं, पीयर्स से सीखते हैं। सो वहाँ से सीखे, उससे अच्छा अगर पेरेंट्स ही उन्हें सही तरीके से एडुकेट करें। देखिए स्कूल एजुकेशन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट माध्यम हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आज की तारीख में स्कूल में कितना बच्चा प्रैक्टिकली सीख पाएगा। लेकिन पेरेंट्स उनको उनकी खुद की लाइफ से प्रैक्टिकली समझा पाएँगे कि देखो हमने कहाँ इन्वेस्ट किया था, गोल्ड क्या है, किस तरीके की बेसिक नॉलेज देना मेरे हिसाब से मनोज जी बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चों को हम ये सारी नॉलेज देंगे ना, तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा फ्यूचर बन सकता है हमारे देश के लिए। जी, तो ये देखिए ये एक बहुत बड़ा सबक आपको मिलता है इस कार्यक्रम से। आप इस पर विचार कर सकते हैं और थोड़ी इस पर बातचीत भी करें। लेकिन आपको इस नतीजे पर आप पहुँचें ये सही मायने में प्रैक्टिकली कि बच्चों की जो फाइनेंशियल ट्रेनिंग है वो वैसे भी हो जाएगी, बाहर से हो जाएगी या आपको देख-देख के हो जाएगी। बच्चा आपको देख के सीखता ही है। तो वो एक पर्दे में किसी चीज़ को सीखे, आधा सीखे, अधकचरा सीखे, इससे अच्छी बात ये है कि आप उसको सिखाएँ। तो पूजा जी इसको और आगे बढ़ाते हैं कि अब जैसे 2 लेवल की बात हो गई, एक तो बच्चों को सिखाना है, तो मेरे ख़्याल है कि बच्चों को थोड़ी-सी फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल ट्रेनिंग, पॉकेट मनी वगैरह के ज़रिए भी दी जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें भी उनके लिए कुछ सेविंग्स स्टार्ट करनी है क्योंकि एक लंबे समय तक तो पूरी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए मनोज जी बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लोगों ने शायद ट्रेन मिस कर दी है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के बच्चे ऑलरेडी 10-12 साल की रेंज में होंगे और उनको लगता है कि एजुकेशन बस अभी 18 साल का बच्चा होगा, हायर एजुकेशन की तैयारी करनी है तो 5-6 साल दूर हैं। तो उस वजह से उनको इन्वेस्टमेंट अगर अभी करने की शुरुआत कर रहे हैं तो उनको इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि थोड़ी रियलिटी में हम आते हैं ना मनोज जी, तब पता चलता है कि आज की तारीख में आप कोई भी कोर्स उठा लें, हायर एजुकेशन की बात कर रही हूँ मैं, मेडिसिन उठा लें, इंजीनियरिंग उठा लें या तो फिर एमबीए उठा लें। एमबीए भी अच्छी कॉलेज से पढ़ना है, सीएफए करना है। इन सब की फीस की जो जो लिमिट है ना वो एक्चुअली कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि आपको बेस्ट कॉलेजेस से करना है। तो मिनिमम मेरे हिसाब से इंडिया में अगर हम देखें, अगर बेस्ट कॉलेजेस में भी करना है तो आज की तारीख में 10-20 लाख तो मिनिमम बजट है एक 2 साल के एजुकेशन के लिए। अगर बच्चा उसमें भी अब्रॉड जाने की प्लानिंग करना चाहता है या पेरेंट्स प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये तो कहाँ 50 लाख के ऊपर जाएगा, जिसमें अकोमोडेशन और सब कुछ आएगा। तो अगर आपके पास 5 या 7 साल है तो आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास लंबा समय है, तो ये बहुत अच्छी प्लानिंग हो सकती है। हम थोड़े एग्ज़ाम्पल्स दिखा रहे हैं जिसमें हम बता सकते हैं दर्शकों को कि अगर आपने 10,000 से शुरुआत करी है या 15,000 से शुरुआत करी और आपके पास 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, तो कितने समय में हम कितना अमाउंट जुटा लेंगे। सिर्फ़ मैं एग्ज़ाम्पल के तौर में मनोज जी बता दूँ कि समझो 10 ही साल है बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, तो अगर 15,000 भी आप हर महीने उनके लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप 35 लाख की राशि जुटा लेंगे। लेकिन यही अगर आपके पास 20 साल है, डबल, और वही 15,000 की अगर आप हर महीने उनके लिए एक एसआईपी के फॉर्म में निवेश कर रहे हैं, तो आप 1.5 करोड़ की राशि जुटा लेंगे। सो हम देख सकते हैं कि 10 ही साल में कितना फ़र्क हो जाता है एक कॉर्पस जुटाने में। तो जो लोग लेट हैं, उनको मैं ये कहूँगी कि आपको अमाउंट बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, और दूसरे अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स आपने कहीं कर रखे हैं, तो उसको गोल की तरफ अलाइन करने की बहुत ज़रूरत है कि आपके गोल्स अभी नेक्स्ट कितने समय में आने वाले हैं। दूसरा, जैसे आपने कहा मनोज जी, बचपन से ये बहुत अच्छी एक आदत होनी चाहिए। जो न्यू बॉर्न बेबी है या आपके बच्चे छोटे हैं, या आप प्लानिंग भी क्यों नहीं कर रहे हैं कि मुझे 1-2 साल में प्लान करना है बच्चा। बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी कपल सोचते हैं कि अभी क्या है, हायर एजुकेशन को तो कितना टाइम है। लेकिन बच्चों के एजुकेशन
की जो जर्नी है ना मनोज जी, वो 5 साल से ही शुरू हो जाती है। तो हर साल इनका जो सीबीएसई, आईसीएसई ये सब बोर्ड के भी जो खर्चे हैं ना, वो हर साल 1 से 3 लाख की रेंज में आते हैं। सो एक तो आपको खुद की जो बजटिंग है, उसमें एक फैमिली मेंबर ऐड हो जाता है, तो वो खर्चे हो जाते हैं बच्चों को सँभालने के लिए अगर आप वर्किंग हैं, तो एक आपको हेल्प लगता है, प्लस उनके जो सब रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लस स्कूलिंग हो जाती है। सो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे दूँ ना मनोज जी इसमें, अगर 13,000 की एसआईपी करेंगे, जब बच्चा बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न है, तो 18 साल में वो बच्चा 1 करोड़ की राशि जुटा लेगा। मतलब हम जो 1 करोड़ का इतना हमारा एक माइलस्टोन अमाउंट होता है, तो बच्चा भी आपका 1 करोड़ बन सकता है जब वो 18 साल का होगा, उसके अकाउंट में 1 करोड़ आपको दिखेंगे। अगर आपने शुरुआती तौर पे जब वो बॉर्न हो रहे हैं, उसी टाइम से अगर आपने 13,000 की एसआईपी से शुरुआत कर ली और अगर आप कम एसआईपी अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं, समझो 7,000 के आसपास, तो आप हर साल स्टेप अप भी करेंगे ना 10% से, तो भी आराम से ये राशि जुटा लेंगे अगर हम मिनिमम असम्पशन 12% के हिसाब से लेके चले तो। तो मनोज जी ये जानना बहुत ज़रूरी है लोगों को कि बच्चा छोटा होता है तो छोटे से बड़ा होते-होते जब 18 साल का होता है ना, उसके बाद वो पढ़ने के, काम करने के काबिल बनता है। वैसे ही साथ में बच्चे के बॉर्न होते-होते आप एक एसआईपी को एक बच्चे के जैसे ही रखें, उनके लिए कि वो भी बड़ा होते-होते 18 साल की एज में या 18 साल के टेन्योर पे आपको 1 करोड़ का एक कॉर्पस बना के दे सकता है। ठीक है, बात आपकी समझ में आ गई। बच्चा जब पैदा होने वाला हो तभी से आप अगर निवेश करेंगे और कम से कम जब पैदा हो जाए उसके बाद से निवेश शुरू करेंगे तो आप एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। आपका बच्चे का भविष्य भी अच्छा होगा, कम से कम इस लिहाज से कि आप उसको पैसे से बैकअप कर पाएंगे। लेकिन पूजा जी ये बताइए कि देखिए आप लोग भी बात करते हो एसेट एलोकेशन की। अभी मान लो मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है और मैंने तय कर लिया कि बच्चे के लिए 15,000 रुपये मैं बचाऊंगा, तो 15,000 रुपये का आप 100% मान लें। तो एसेट एलोकेशन तो आप समझाते हैं ना। अब बात यह है कि बच्चे का जो पैसा है उसमें ज़्यादा रिस्क मैं लेना नहीं चाहूँगा। 12% का अश्योर्ड रिटर्न आप लोग हमेशा बताते हो, मगर उसमें रिस्क तो है ना। अभी सुकन्या समृद्धि या किसी सरकारी योजना में मैं डालता हूँ तो रिटर्न कम मिलता है लेकिन गारंटीड है। प्लस सोना भी है, जैसे अब भारत में दिवाली में सोना खरीदना ही है तो बच्चे के नाम से खरीद लेंगे, उस रख लेंगे, बाद में वही बेच देंगे, काम आएगा। तो एसेट एलोकेशन तो समझना पड़ेगा कि कब कहाँ कितना पैसा लगाएं परसेंटेज के हिसाब से, ताकि सुरक्षा भी मिले और हम इन्फ्लेशन को भी बीट करें और अच्छा रिटर्न मिल जाए, बच्चे को अच्छा पैसा हो जाए। जी, बहुत बहुत ही अच्छा सवाल है और ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चों के लिए भी प्लान करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। नॉर्मली अगर हमारे बच्चों की हम प्लानिंग करते हैं, हमको पता है कि वो 10, 15, 20 साल की रेंज के बाद ही वो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हम एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं ताकि उसमें आपको रिटर्न्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और हम महज़ 12% का असम्पशन लेके चलते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस तरीके का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली वी शुड नॉट गो विथ पास्ट रिटर्न्स आल्सो, लेकिन इतने समय में इक्विटी एज़ एन एसेट क्लास इतना दे सकता है, इस तरीके का एक असम्पशन है। लेकिन अगर आपके पास जैसे आपने एग्ज़ाम्पल में कहा 1 लाख है, आप 15,000 15% के हिसाब से भी प्लान कर रहे हैं। आप उसमें से 10,000 की एसआईपी आप रखें हर महीने एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के लिए। बाकी की जो 5,000 है उसमें आप सुकन्या समृद्धि प्लान कर सकते हैं। डेफिनिटली सुकन्या समृद्धि में कहीं न कहीं वो 10 साल के अंदर का चैलेंज है, गर्ल चाइल्ड का चैलेंज है। तो सामने आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ भी खोल सकते हैं। जितना मैं समझती हूँ, मैं काफ़ी लोग मुझसे रिलेट कर पाएँगे कि मुझे भी नहीं पता था, लेकिन एक पर्टिकुलर एज पे जब मुझे समझ आई फाइनेंस, मुझे समझ में आया मेरे पापा बहुत पहले से मेरे लिए पीपीएफ में पैसा जमा कर रहे थे और उसमें 15 साल हो भी चुके थे। सो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि उसमें एक लंबा लॉक इन है, एक स्टेबल रिटर्न है। एंड गोल्ड ना मनोज जी मैं ऐसे कहती हूँ कि जैसे आपने भी कहा, मैं नॉर्मली अपने क्लाइंट्स को या नॉर्मली लोगों को इस तरीके से कहती हूँ कि आप ना हर साल अपने बच्चे के बर्थडे पे गोल्ड खरीद लें। आप गोल्ड ईटीएफ है, गोल्ड म्यूचुअल फंड है, जो भी फॉर्म आप ऑनलाइन फॉर्म में गोल्ड खरीद लें ताकि जब वो बच्चा शादी की एज पे आएगा ना, वो शादी करनी है, नहीं करनी है वो उनकी मतलब मर्ज़ी है, लेकिन 20-25 साल की एज पे जब वो आएगा,
तब वो जो गोल्ड की वैल्यू होगी ना, उससे अगर वो शादी करना भी चाहते हैं, तो वो अच्छा खासा कॉर्पस उसी से बन जाएगा। एंड एजुकेशन के कॉर्पस के लिए हम उनको डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड का एक ज़रिया दे रहे हैं, और सुकन्या समृद्धि या पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसे फंड से उनके पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट ये मैं कहूँगी मनोज जी, कि जब मैं डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड कह रही हूँ ना, उसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में चिल्ड्रन स्पेसिफिक फंड्स भी हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स में, जहाँ पे बच्चों के लिए वो इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें एक 5 साल का लॉक इन हो जाता है, जिस वजह से लोग उसमें बने रहते हैं, रिडेम्पशंस नहीं आते हैं। एंड उसमें भी 100% इक्विटी नहीं है, 85% 80% की रेंज में इक्विटी है। बाकी सब जो है वो हाइब्रिड डेट फंड है मेरे हिसाब से। सो वो एक हाइब्रिड कैटेगरी आ जाती है, तो वो भी फंड्स 100% इक्विटी पे नहीं चल रहे हैं, और इनके रिटर्न्स भी काफी अच्छे शानदार हैं। सो आप ऐसा एक फंड भी चूज कर सकते हैं। एंड बच्चों का इन्वेस्टमेंट, माइनर इन्वेस्टमेंट काफी इमोशनल हो जाता है। ये मेरी एक 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 सलाह रहेगी, जिसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करें तो बेटर है, कि कभी भी बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बच्चों के नाम से करें, माइनर के अकाउंट से करें। माइनर बैंक अकाउंट भी खोलना आज 10 साल की एज में अलाउ कर दिया है आरबीआई ने। एंड माइनर म्यूचुअल फंड अकाउंट भी आप खोल सकते हैं। सिर्फ आपको उनका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और माइनर का बैंक अकाउंट चाहिए, गार्डियन केवाईसी, दैट्स इट। तो उनके नाम पे जब हर महीने जाएगा ना, एक तो मी एज अ पेरेंट मैं कभी वो पैसा रिडेम्पशन भी नहीं लूंगा। मुझे समझो कुछ अचानक से खरीदना भी है, मैं अपना हम्म। पोर्टफोलियो में से निकालूंगा, लेकिन मैं बच्चों के पैसों को नहीं छूऊंगा। और वो जी 18 साल के बाद जब मेजर हो जाएगा, तब वो हम्म। उसी के नाम पे हो जाएगा। जी। तो प्रैक्टिकल बात है, और बहुत सारी बात है इसमें। मतलब पर्सनल फाइनेंस में जब आप एंटर करेंगे तो ऐसा लगता है कि अगर सही से प्लान करें तो ज़िंदगी सही में गुलजार होगी। लेकिन इसकी बारीकियां बहुत ज़्यादा हैं। उसमें आप तभी जाएंगे जब शुरुआत करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी भव्य और महान शुरुआत होगी कि बच्चा बिल्कुल छोटा है और आपने सोच लिया कि इसकी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू की जाए। और इसका पीक क्या है आज की तारीख में भारत में? वो है कि बच्चे को विदेश में पढ़ाना है। अब जब आप विदेश में पढ़ाने की बात करते हैं तो कम से कम 1 करोड़ रुपया, और अगर 2 साल 3 साल का मामला है तो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ कुछ भी हो सकता है। बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए तो फ्यूचर अच्छा हो सकता है, और ये बात हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, चिल्ड्रन डे के मौके पर कर रहे हैं। हमारे साथ पूजा भिंडे हैं जो कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं पीवी इन्वेस्टमेंट्स की। पूजा जी, बच्चा छोटा है, अब आप मान लो कि 2035, 2040, 2045 तक उसको विदेश जाके पढ़ाई करना है, ऐसी प्लानिंग मेरी है। तो अब आप बताओ कि बाकी चीज़ें मैं संभाल लूँगा, बाकी आप छोड़ दें, उसकी 12वीं तक की पढ़ाई लिखाई वगैरह सब देख लेंगे, लेकिन विदेश वाला जो है वो अभी से मैं डील करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? देखिए, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है मनोज जी, कि विदेश में भी आप कौन-सी कंट्री में जाना चाहते हैं। उस कंट्री के किस तरीके से, कौन से इंस्टीट्यूट में क्या अभी फ़ीस चल रही है। फिर आपने कहा 2035, 2040, 2045 या जो भी 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो उस हिसाब से हमें हर साल 10% से इन्फ्लेशन भी ऐड करना पड़ेगा। जैसे हमने एक रैंडम से बात की कि 1 करोड़ 2 करोड़, सो मेरे हिसाब से रियलिटी टर्म्स पे हम उसको लेके आना बहुत ज़रूरी है। सो आपको आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है कि सबसे पहले तो वो फाइनेंस फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, इंजीनियरिंग फील्ड है, क्या वो एक डिग्री है, क्या वो एक सर्टिफ़िकेशन है, क्या वो सिर्फ़ 6 मंथ्स का है, 1 ईयर का है, क्या वो 2 या 3 साल का है। काफ़ी टाइम बच्चे ना मनोज जी वहाँ से सीख के आते हैं, फिर यहाँ आके जॉब करते हैं। लेकिन काफ़ी बच्चे बस वहाँ जाके वहीं सेटल होना चाहते हैं। सो दोनों में बहुत अंतर है। वहाँ रहने की जो अकोमोडेशन की जो खर्चे हैं, खाना-पीना है, आपकी वीज़ा वगैरह है, ट्रैवल है, ये अगर मोटा-मोटा बैठ के प्रॉपर हम रियलिटी फिगर्स के साथ और इन्फ्लेशन को जोड़ के 10, 20
साल के हिसाब से प्लानिंग करें ना, तो जैसे आपने कहा अगर मुझे 1, 2, 3 करोड़ के हिसाब से भी एक 20 साल के लिए प्लान करना है, तो मिनिमम 15 से 20,000 की एसआईपी लगेगी अगर मेरे पास 10 साल का समय है और उसमें भी हर साल मुझे थोड़ा-थोड़ा स्टेप अप करना है। फंड्स जैसे मैंने कहा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स एक बहुत अच्छा विकल्प भी है, हम एक इंटरनेशनल फंड्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों के लिए क्योंकि अगर आप कोई पर्टिकुलर कंट्री में जाना चाहते हैं और आप इंटरनेशनल फंड्स में भी निवेश करते हैं, सो आपको वो करेंसी का जो बेनिफिट है वो भी मिल सकता है एंड एट द सेम टाइम डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है। ये हो जाता है मनोज जी एक प्लानिंग, लेकिन हम यहाँ पे एक और चीज मिस करते हैं कि समझो टाइम नहीं है और बहुत ज्यादा बजट है, लेकिन बच्चों के पास एक ऑप्शन है उनकी स्कॉलरशिप और ग्रांट। तो अगर बच्चा सच में मेहनत कर रहा है, उनको उस तरीके से स्टार्टिंग से पुश करना ज़रूरी है कि अगर आपके पास स्कॉलरशिप होगी तो आपको ये फीस के सामने वो फ्री में आपको स्कॉलरशिप में वो एजुकेशन हो जाएगा। सो वहाँ से एक मोटिवेशन हो जाता है। दूसरा विकल्प है एजुकेशन लोन का, जो आज की तारीख में बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है। बच्चा अपनी इंटर्नशिप के साथ-साथ उसको रीपेमेंट भी कर सकता है एंड टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। खैर ओल्ड टैक्स रेजिम अगर है तो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप अब्रॉड के लिए प्लानिंग करते हैं ना, तो बच्चों का माइंडसेट इस तरीके होना होना चाहिए कि आपको पढ़ाई के साथ-साथ इंटर्नशिप करना होगा सो दैट ये बजट को ईज़िली जस्टिफाई कर सकेंगे हम। जी। ठीक है, तो बच्चे के हर ज़रूरत के लिए आप कर सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग और हमारा जो सेटअप है उसके हिसाब से हम आपको तमाम चीज़ें बताते हैं, उसके फंडामेंटल्स बताते हैं, लेकिन ख़ास करके म्यूचुअल फ़ंड के रास्ते से आप इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, इस पर हमारा फोकस ज़्यादा रहता है। तो पूजा जी से हम समझते हैं कि बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जब हम इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, क्या कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट हैं स्पेसिफिक इस पर्पस के लिए, और उन पे ही डिपेंड करना कितना अच्छा है या उससे अलग भी सोचना चाहिए? वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन मनोज जी। जैसे मैंने थोड़ा बता दिया था कि एसआईपी रूट अच्छा है अगर आपके पास लंबे समय का होराइजन है, तो एसआईपी रूट में डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में, क्योंकि म्यूचुअल फंड में सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स हैं, तो कुछ फंड्स के नाम ले लेती हूँ। एसबीआई चिल्ड्रन बेनिफिट इन्वेस्टमेंट प्लान, एचडीएफसी का चिल्ड्रन फंड, आईसीआईसीआई का चाइल्ड प्लान। इन तरीके के फंड्स में आप एक मुश्त या एक एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं एंड दूसरे रेगुलर फंड्स भी आप डालें जिसमें आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप इस तरीके की कैटेगरी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंडली जैसे मैंने कहा सुकन्या समृद्धि या पीपीएफ का भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। गोल्ड के लिए मल्टी एसेट भी एक बहुत अच्छा कैटेगरी। मैं ये नहीं समझती कि बच्चा रेगुलर इन्वेस्टमेंट से कुछ ज्यादा अलग है। इन्वेस्टमेंट होराइजन से नॉर्मली हम इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए क्योंकि स्पेसिफिक प्लान है, मैं कहूंगी कि वो होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में क्योंकि वो एक डाइवर्सिफिकेशन दे देता है। एंड एक और प्रोडक्ट मैं कहूंगी जो बच्चों के पेरेंट्स को लेना बहुत जरूरी है टिल द टाइम बच्चे बड़े नहीं हो जाते, वो है एक टर्म इंश्योरेंस। क्योंकि अगर बच्चे की पढ़ाई पूरी की पूरी पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है और पेरेंट्स को कुछ हो जाता है, तो उनकी टर्म इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है ताकि बच्चों का फ्यूचर सिक्योर रहे। एंड एट द सेम टाइम बच्चों को जिस तरीके से हमने शुरुआत में बात की, पॉकेट मनी दे के उनको मनी हैबिट्स दे के उनको ये सिखा के कि आप किस तरीके से उनके लिए प्लानिंग कर रहे हैं ताकि वो भी एजुकेशन को सीरियसली ले और जो खर्चे हैं वो उन्हें भी पता होना चाहिए ताकि कोई भी चीज ग्रांटेड नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आजकल के बच्चों को ये चीज ग्राउंड रियलिटी देना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो काफी टाइम सब कुछ बहुत तैयार मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वो हार्ड वर्क मिसिंग हो जाता है। सो जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, बच्चों की फ्यूचर की बात कर रहे हैं या देश के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से प्लानिंग फाइनेंशियली बहुत जरूरी है, जी, लेकिन जी। की तरफ से, फैमिली की तरफ से वैल्यूज देना भी उतना ही जरूरी है। जी, तो हालाँकि थोड़ी देर से आई मगर बात बुनियादी अब आई कि अगर बच्चा हो गया तो टर्म इंश्योरेंस ले लो सबसे पहले, और अच्छा हो कि उससे भी पहले जैसे ही आप सक्षम हो अपना एक टर्म इंश्योरेंस ले लें। इससे वो लोग प्रोटेक्ट हो जाते हैं जो आप पर डिपेंड करते हैं। तो इस कार्यक्रम के लिए हमने जो समय तय किया था वो समय लगभग पूरा हो गया, लेकिन चूंकि म्यूचुअल फंड्स पर बात चली रही थी तो पूजा जी थोड़ा टफ
4-5 फंड बता दें जिसमें कि फटाफट लोग निवेश शुरू कर सकें। जी, बिल्कुल मनोज जी, एसबीआई चिल्ड्रन फंड, एचडीएफसी चिल्ड्रन फंड, आईसीआईसीआई का भी चाइल्ड प्लान, मैं ये नहीं कहती इन सब में डालना है, इनमें से आप कोई भी एक का चुनाव कर सकते हैं। और थोड़े रेगुलर फंड्स हैं जैसे एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप है, कोटक मिड कैप है, पराग पारेख फ्लेक्सी है, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप है, या आप कोई इंटरनेशनल फंड भी ऐड कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आप चुनाव कर सकते हैं। जैसे हमने बात की 10,000 की एसआईपी, तो उसको 3 या 2 या 3 फंड्स में बस डिवाइड करके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लंबे समय के होराइजन के हिसाब से शुरुआत कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका पूजा जी, बच्चों के लिए इतने अनमोल सुझाव देने के लिए। हमें उम्मीद है कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं उसमें से कुछ लोग पहल करेंगे और बात ये समझ में तो सबके आई होगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। और हैप्पी चिल्ड्रंस डे सबको। हालांकि जिनके बच्चे हैं उनके लिए हर दिन चिल्ड्रन डे होता है। तो एक संकल्प लीजिए और अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाइए। अभी से निवेश शुरू कीजिए। नमस्कार।